हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी का फुल लेंथ यूपीपीएससी जीडीसी के लिए मॉक टेस्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग आज 90 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिस्टम्स ऑफ कंजिग्यूटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली पुस्तक में नातेदारी शब्दावली का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण वर्गीकरणात्मक और वर्णात्मक रूप में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू.एच. रिवर्स, ऑप्शन बी ए आर एडक्यू ब्राउन, ऑप्शन सी एल.एच. मॉर्गन और ऑप्शन डी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो बताइए किसका काम है इस पर? तो ये किया था एल.एच. मॉर्गन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से पता चल गया कि एल.एच. मॉर्गन ने नातेदारी शब्दावली का पहले व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है और इन्होंने वर्गीकरणात्मक और मतलब क्लासिफिकेटरी और वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी दी है। नातेदारी की वर्णात्मक में आपके माता पिता आते हैं और वर्गीकरणात्मक में कौन कौन आएगा? क्लासिफिकेटरी में आपके चाचा चाची, मौसा मौसी, इन सब लोगों को इन्होंने रखा था। देन इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है एंशिएंट सोसाइटी और इन्होंने इरोक्विस जनजाति का अध्ययन किया था। किसका? इरोक्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल फूको की किस कृति में ज्ञान शक्ति के अंतर संबंधों तथा बायो पावर जैव शक्ति की अवधारणा को मानव शरीर के नियंत्रण और जनसंख्या के प्रबंधन के संदर्भ में विस्तार रूप से प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में, ऑप्शन बी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में, ऑप्शन सी है द बर्थ ऑफ क्लिनिक में और ऑप्शन डी डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। तो ये सारी की सारी पुस्तक आपके मिशेल फूको की है। तो बताइए मानव शरीर के नियंत्रण और जनसंख्या के प्रबंधन की बात इन्होंने किस पुस्तक में की है? तो ये आपकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ये पुस्तक कब आई थी? 1976 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक समाजशास्त्री किसी घटना का अध्ययन करने के लिए ज्ञान मीमांसा के स्तर पर प्रत्यक्षवाद और हर्मेनेटिक्स व्याख्यात्मक बोध दोनों के तत्वों को मिलाता है तो इस बहुविधि उपागम को तकनीकी रूप से किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन ए एथनोग्राफिक रिफ्लेक्सिविटी, ऑप्शन बी है सेंसिटाइजिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी है ज्ञान का समासन और ऑप्शन डी है मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। तो बताइए इसे आप किस नाम से जानेंगे? तो इसे हम जानेंगे मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन के नाम से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे ने भारतीय समाज और विशेषकर जाति व्यवस्था को समझने के लिए भारत विद्या परिप्रेक्ष्य को अपनाया। घुरे के इस दृष्टिकोण पर मुख्य रूप से किसका प्रभाव था? ऑप्शन ए शास्त्रीय मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक का, ऑप्शन बी है ब्रिटिश प्रसारवादी प्राच्यवादी ग्रंथ का, ऑप्शन सी है अधीनस्थ या सबल्टन इतिहास लेखन का और ऑप्शन डी है शुद्ध एथनोग्राफिक सहभागी अवलोकन का। तो बताइए किसका प्रभाव था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रसारवादी और प्राच्यवादी ग्रंथ का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अध्ययन में शुरू में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था परंतु बाद में संस्कृतिकरण में बदल दिया। श्रीनिवास ने
यह बदलाव क्यों किया? ऑप्शन ए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ब्राह्मणीकरण शब्द के प्रयोग पर आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन बी है, क्योंकि यह प्रक्रिया केवल दक्षिण भारत तक सीमित थी और उत्तर भारत में अप्रासंगिक थी। ऑप्शन सी है, क्योंकि समृद्धि शब्द अधिक आधुनिक था और इसमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भी पूरी तरह शामिल थी। और ऑप्शन डी है, क्योंकि अनुकरण के मॉडल केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और स्थानीय प्रभु जातियां भी थी। तो बताइए, ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग बदलकर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने क्यों किया था? तो ये इसलिए किया था क्योंकि अनुकरण के मॉडल केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और स्थानीय प्रभु जातियां भी थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडविन सदरलैंड ने सफेद पोस्ट अपराध पर अपने मौलिक कार्य में यह स्थापित किया कि कॉर्पोरेट और उच्च वर्ग के अपराध का मूल कारण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, विभेदक सैचर का सिद्धांत। ऑप्शन बी, शारीरिक बनावट और अनुवांशिक दोष। ऑप्शन सी, गरीबी, भुखमरी और आर्थिक अभाव। और ऑप्शन डी, मर्टन की सांस्कृतिक विसंगति या एनोमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विभेदक सैचर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं तो आपको थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा लग रहा होगा, तो स्क्रीन को थोड़ा सा आप जूम करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, समाज और पर्यावरण के संबंध में इको फेमिनिज्म की मूल दार्शनिक स्थापना क्या है? ऑप्शन ए, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में पर्यावरण विज्ञान की तकनीकी शिक्षा अधिक दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी, प्रकृति के शोषण और महिलाओं के दमन व पितृसत्तात्मक नियंत्रण के बीच एक गहरा वैचारिक संबंध है। ऑप्शन सी है, औद्योगिकरण से केवल पुरुषों को आर्थिक लाभ होता है और महिलाओं को कोई रोजगार नहीं मिलता। और ऑप्शन डी है, पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन केवल जनजातीय महिलाओं द्वारा ही संचालित किए जा सकते हैं। तो बताइए, इको फेमिनिज्म पारिस्थितिकी नारीवाद की मूल दार्शनिक स्थापना क्या थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, प्रकृति के शोषण और महिलाओं के दमन व पितृसत्तात्मक नियंत्रण के बीच एक गहरा वैचारिक संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार जब सर्वहारा वर्ग अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति और शोषण को समझ नहीं पाता है और धर्म या राष्ट्रवाद जैसी व्यवस्थाओं को ही अपनी नियति मान लेता है, तो इस चेतना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अपने आप में वर्ग चेतना। ऑप्शन बी है मिथ्या चेतना। ऑप्शन सी है अपने लिए वर्ग चेतना। और ऑप्शन डी है सामूहिक चेतना। तो इसे हम जानते हैं मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस के रूप में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रेडफील्ड ने मेक्सिको के टेप्सलॉन गांव के अध्ययन के आधार पर लघु परंपरा और महान परंपरा की अवधारणाएं दी। भारत में ग्रामीण समाज और संस्कृति के परिवर्तनों को समझने के लिए किसने इसे परिष्कृत रूप से लागू किया था? ऑप्शन ए आर देसाई ने। ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी मैकम मेरिट ने। और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर ने। तो इसे लागू किया था मैकम मेरिट ने। किस रूप में? सार्वभौमिकरण और पश्चिमी सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन और स्थानीयकरण के रूप में। अगर इसके अलावा ऑप्शन होता मिल्टन सिंगर, तो ऑप्शन मिल्टन सिंगर भी सही हो सकता था। उन्होंने रॉबर्ट ब्रेडफील्ड के सीधे लघु परंपरा और महान परंपरा का प्रयोग भारत में अपने अध्ययन में किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथमतः किसने सामाजिक अनुसंधान में आदर्श प्रारूप को एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में विकसित किया, जो वास्तविक सामाजिक घटनाओं की तुलना करने के लिए एक मानसिक विन्यास का कार्य करता है? ऑप्शन ए आगस्ट फ्रॉम, ऑप्शन बी टॉर्कर पार्सन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी मैक्स वेबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को परिभाषित करते हुए यह कहा था कि राष्ट्र निर्माण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विविध तत्वों का एकीकृत राजनीतिक समुदाय में एकीकरण शामिल है, जहां संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए ये कथन किसका है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी योगेश अटक, ऑप्शन सी सी एस सूर्य और ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपके योगेश सटल की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद और नागरिक समाज की आलोचना के संदर्भ में प्रभावशाली पुस्तक नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड आ डेरिवेटिव डिस्कोर्स किसने लिखी है? ऑप्शन ए पार्थ चैटर्जी, ऑप्शन बी रंजीत गुहा, ऑप्शन सी डेविड हर्डिमैन और ऑप्शन डी दीपेश चक्रवर्ती। तो बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा पार्थ चैटर्जी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय समाजशास्त्री ने यह गहन सैद्धांतिक कथन दिया कि भारत में आधुनिकीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संरचना पर कार्य करने वाले परिवर्तन के अंतर्जात और बहिर्जात स्रोत शामिल होते हैं? ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी आर देसाई, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। बताइए ये कथन किससे संबंधित है? तो ऑर्थोजेनिक और हेट्रोजेनेटिक की बात कौन करते हैं? योगेंद्र सिंह करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये पुस्तक आई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सामाजिक दूरी पैमाना जो अन्य सामाजिक जातीय या नस्लीय समूह के सदस्यों के प्रति व्यक्तियों द्वारा महसूस की जाने वाली निकटता या अलगाव की डिग्री को मापता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए एमोरी एस बोगार्ट्स के द्वारा, ऑप्शन सी लुइस गटमैन के द्वारा, ऑप्शन सी रेंसिस लेकर्ट के द्वारा और ऑप्शन डी थर्स्टन के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? सोशल डिस्टेंस स्केल का प्रतिपादन तो 1924 में किया था एमोरी एस बोगार्ट ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज को ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए कहा मनुष्य मूल्यों का प्राणी है? मानव समाज मूल्यों का एक बहुआयामी संगठन है जहां सामाजिक पारिस्थितिकी प्रतीक और आध्यात्मिक अभिन्यास मिलकर एकीकृत समग्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी श्री अरविंदो, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। तो बताइए ये कोटेशन किससे संबंधित है? तो ये कोटेशन संबंधित है राधा कमल मुखर्जी से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख भारतीय मार्क्सवादी समाजशास्त्री और पद्धति शास्त्री ने ग्रामीण समाज की बदलती संरचना का विश्लेषण किया और आलोचनात्मक पुस्तक व्हाट विल इट बी एन अप्रोच टू इंडक्टिव सोशोलॉजी लिखी है? ऑप्शन ए रामकृष्ण मुखर्जी ने, ऑप्शन बी डी.एन. धनागरे ने, ऑप्शन सी इरावती कर्वे ने और ऑप्शन डी आनंद चक्रवर्ती ने। तो बताइए, व्हाट विल इट बी एन अप्रोच टू इंडक्टिव सोशोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी गई है रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश अटल को भारत में जातीय और ग्रामीण समुदाय की जटिलता का विश्लेषण करने के लिए किस पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण और वैचारिक ढांचे को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रणालीगत अनुकूलनशीलता के साथ संरचनात्मक प्रकारवाद, ऑप्शन बी जाति की बदलती सीमाएं और वैचारिक स्थानांतरण, ऑप्शन सी है शुद्ध अधीनस्थ मौखिक इतिहास और ऑप्शन डी ग्रामीण भारत का ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो बताइए, किस दृष्टिकोण की बात करते हैं योगेश अटल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट एंड कॉन्सेप्चुअल शिफ्टिंग, जाति की बदलती सीमाएं और वैचारिक स्थानांतरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ चटर्जी नागरिक समाज अभिजात वर्ग का क्षेत्र और एक अन्य क्षेत्र के बीच अंतर प्रस्तुत करते हैं जहां अधीनस्थ जन समूह संसाधनों के लिए राज्य के साथ बातचीत करते हैं, वह इस दूसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राजनीतिक समाज, ऑप्शन बी सर्वहारा क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्रति हेजेमोनिक ब्लॉक और ऑप्शन डी है शैडो स्टेट। बताइए क्या कहते हैं? तो इन्होंने दो प्रकार के समाज की बात की थी, एक है नागरिक समाज और दूसरा है राजनीतिक समाज, सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विश्लेषणात्मक कार्य सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया में योगेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि भारत जाति व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को तब तक नहीं समझा सकता है जब तक कि हम किसका विश्लेषण ना करें। ऑप्शन ए वर्ग पहचानों द्वारा जाति का पूर्ण प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी है पारंपरिक पदानुक्रम की निरंतरता और लोकतांत्रिक ताकतों के माध्यम से परिवर्तन के बीच द्वंद्वात्मक संबंध, ऑप्शन सी है हिंदू अनुष्ठान प्रणालियों का मनोवैज्ञानिक क्षय और ऑप्शन डी मुख्य धारा के बाजारों से आदिवासी अर्थव्यवस्थाओं का अलगाव। तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, पारंपरिक पदानुक्रम की निरंतरता और लोकतांत्रिक ताकतों के माध्यम से परिवर्तन के बीच द्वंद्वात्मक संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोरी बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक दूरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मनोसामाजिक आयाम का माप है? ऑप्शन ए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भौतिक दूरी का, ऑप्शन बी व्यक्तियों समूहों के बीच मौजूद सहानुभूतिपूर्ण समझ और साझा अंतरंगता की डिग्री का, ऑप्शन सी अमीर और गरीब वर्गों के बीच का आर्थिक अंतर है और ऑप्शन डी डिजिटल संचार में तकनीकी अंतर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, व्यक्तियों समूहों के बीच मौजूद सहानुभूतिपूर्ण समझ और साझा अंतरंगता की डिग्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फ्लोइंग का है, इसमें आपको फील्ड स्टडी बताना है किसने कहां पर की है। क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैक्या मेरिट और एफ.जी. बैली। मैच कीजिए। तो
एम.एस. श्रीनिवास का अध्ययन क्षेत्र है रामपुरा, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। एस.सी. दुबे का अध्ययन क्षेत्र क्या है? समीरपेट, तो बी का हो जाएगा हमारा 4। फिर है मैकम मेरिट, इनका अध्ययन क्षेत्र है किशनगढ़ी, तो सी का हो जाएगा हमारा 1 और डी का हो जाएगा बिसीपारा 3। 2 4 1 3, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, बड़ा है, आराम से पढ़िएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। आशोधित जन्म दर, लिंगानुपात, निर्भरता अनुबंध और शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन देख लीजिए। तो आशोधित जन्म दर क्या है? किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। फिर क्या है? लिंगानुपात, लिंग असंतुलन और महिलाओं की सामाजिक स्थिति का माप, बी का हो जाएगा हमारा 1। निर्भरता अनुपात क्या है? सक्रिय कार्यबल के साथ आर्थिक रूप से निष्क्रिय जनसंख्या अनुपात, तो सी का हो जाएगा हमारा 3। और फिर है शिशु मृत्यु दर, सामुदायिक स्वास्थ्य और मातृ पोषण और स्वच्छता का प्राथमिक संकेतक, तो ये होगा आपका डी का 4। 2 1 3 4, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समाजशास्त्रीय अवधारणाएं दी है और एक तरफ राइटर्स दिए, आपको मैच करना है किसने कौन सा दिया है। विलासी वर्ग, सांस्कृतिक पिछड़ापन, साविवी एकता और अलगावपन या परायापन। ये सारे ऑप्शन ऑलरेडी मैच है। विलासी वर्ग की बात करते हैं थर्स्टन वेबलर, फिर है आपके विलियम एफ ऑगबर्न, सांस्कृतिक पिछड़ापन मतलब कल्चर लैग की बात करते हैं, साविवी एकता, इमाइल दुर्कheim का कॉन्सेप्ट और अलगाव की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4 ऑलरेडी मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरफ आपके अनुसंधान पद्धतियां लिखी हैं और दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 24, यहाँ लिख देती हूँ, मैच कीजिए। व्याख्यात्मक बोध, ऐतिहासिक भौतिकवाद, संरचनात्मक मानवशास्त्रीय पद्धति और तुलनात्मक पद्धति। तो फर्स्ट हैंड व्याख्यात्मक बोध का प्रयोग किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है, ए का हो जाएगा हमारा 2। ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स करते हैं, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। संरचनात्मक मानवशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करते हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, सी का हो जाएगा हमारा 4। और तुलनात्मक पद्धति या आत्महत्या का अध्ययन इमाइल दुर्कheim ने किया, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 2 1 4 3, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी इंपॉर्टेंस बुक है और राइटर्स है, आपको बताना है कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट फेमस बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, डार्क कैपिटल, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। मैच कीजिए। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्कheim की पुस्तक है, ए का हमारा 2 हो गया। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बी का हो जाएगा हमारा 1 मैक्स वेबर। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, तो सी का हो जाएगा हमारा 4। और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की पुस्तक है, डी का हो जाएगा हमारा 3। 2 1 4 3, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ आपकी जनजातियों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ कहाँ पर रहती हैं उसका नाम लिखा है। आपको बताना है कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। टोडा जनजाति, संथाल, गोंड और भील। टोडा जनजाति कहाँ की है, तो ये है तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़िया, तो ए का हो जाएगा आपका 2। संथाल छोटा नागपुर झारखंड की है, बी का हो जाएगा आपका 1। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश या राजस्थान में पाई जाती है, सी का हो जाएगा आपका 4। और भील राजस्थान, गुजरात और पश्चिम भारत में पाई जाती है, डी का हो जाएगा आपका 3। 2 1 4 3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको डॉर्मेट्रीज दी है, आपको बताना है कौन सा डॉर्मेट्री किसमें पाया जाता है। घोटुल, तुमकुरिया, गिटियोरा और रंगभंग। घोटुल किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके मुरिया गोंड में, तो ये का हो जाएगा हमारा 2। तुमकुरिया किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका ओराव में, बी का हो जाएगा हमारा 1। गिटियोरा ये कहाँ बताइए, तो ये पाया जाता है आपका मुंडा में, तो सी का हो जाएगा आपका 4। और रंगभंग भोटिया में पाया जाता है, अगर आपको याद नहीं था तो इसे याद कर लीजिएगा, टी का हो जाएगा हमारा 3। 2 1 4 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका विवाह दिया है, आपको बताना है कौन सा विवाह किसमें पाया जाता है। परीक्षण विवाह, भात बहुपति विवाह, सेवा विवाह और अनादर विवाह। तो परीक्षण विवाह पाया जाता है आपका भी गोल गधेड़ो जिसे बोलते हैं। भात बहुपति विवाह टोडा जनजाति में पाया जाता है। सेवा विवाह गोंड में पाया जाता है और अनादर विवाह बिरहोर और हो में पाया जाता है। तो ये ऑलरेडी मैच है, ऑप्शन 1 2 3 4 सही होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए। विशिष्ट रिश्तेदारों जैसे बहू ससुर के बीच सम्मानजनक दूरी बनाए रखना क्या कहलाएगा। विशिष्ट रिश्तेदारों जैसे जीजा साली के बीच अनुमति प्राप्त मजाक और मस्ती का व्यवहार क्या कहलाएगा। बच्चे के नाम पर माता पिता का नामकरण जैसे जॉन के पिता क्या कहलाएगा। देन है वह प्रथा जिसमें पुरुष अपनी पत्नी के प्रसव पीड़ा और प्रतिबंधों की नकल करता है क्या कहलाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। तो विशिष्ट रिश्तेदारों जैसे बहू ससुर के बीच सम्मानजनक दूरी बनाए रखना क्या कहलाता है, ये कहलाता है परिहार। तो ए का हो जाएगा हमारा 1। विशिष्ट रिश्तेदारों जीजा साली के बीच अनुमति प्राप्त मजाक मस्ती का व्यवहार परिहास कहलाएगा, बी का हो जाएगा हमारा 2। फिर है बच्चे के नाम पर माता पिता का नामकरण जैसे जॉन के पिता, ये क्या है संबोधात्मक नामकरण इकोनॉमी कहलाएगा। फिर है प्रथा जिसमें पुरुष अपनी पत्नी के प्रसव पीड़ा और प्रतिबंधों की नकल करता है, ये क्या कहलाता है कुवैत या सैप्रस्ती।
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी ऑलरेडी मैच है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन या भैंस पालन किसमें होता है? झूम खेती, स्थानांतरित कृषि और आदिम शिकार और संग्रहण और स्थायी और स्थापित कृषि। मैच कीजिए, कौन सा किस जनजाति में पाया जाता है? तो पशुपालन और भैंस पालन काम कौन करती है? टोडा जनजाति करती है। झूम खेती कौन करता है? नागा, गारो और खासी जनजाति में होता है। आदिम शिकार और संग्रहण किसमें होता है? बिरहोर और चेचू में होता है। और स्थायी कृषि संथाल और उरांव में होती है। ये भी ऑलरेडी मैच है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आपको जो चीजें नहीं पता है वो चीजें आपको याद हो जाए। जैसे पशुपालन टोडा में पाया जाता है, झूम खेती कहाँ कहाँ पाई जाती है? नागा, गारो, खासी में। आदिम शिकार और संग्रहण कहाँ पाया जाता है? ये बिरहोर और चेंचू जनजाति में पाई जाती है। स्थायी और स्थापित कृषि ये संथाल और उरांव में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन और तकनीक के प्रभाव के संबंध में एक पंक्ति समाजशास्त्रीय प्रस्ताव किसने दिया है? हाथ की चक्की आपको सामंतवादी समाज देती है और भाप की चक्की औद्योगिक पूंजीवादी समाज देती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए थर्स्टन वेवलन का, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर का, ऑप्शन डी है विलियम एफ ऑगबर्न का। हाथ की चक्की आपको सामंतवादी समाज देती है और भाप की चक्की औद्योगिक पूंजीवादी समाज देती है। तो ये फेमस कोटेशन है आपके कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस पुस्तक में इन्होंने ये कोटेशन दी है? तो इनका पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। अगर आपको ये बुक नहीं पता थी तो इसे याद कर लीजिएगा, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये किसकी पुस्तक है? ये आपके कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रसिद्ध एक पंक्ति पद्धतिशास्त्रीय घोषणा के पीछे सिद्धांतकार की पहचान करें, कौन है? पहला और सबसे मौलिक नियम है सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझे। ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम ने कहा, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पैरेटो ने, ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो ये फेमस कोटेशन है आपके इमानुएल दुर्खिम का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म केवल एक भ्रम नहीं, वह स्वयं समाज ही है जो अपनी पूजा करता है। धर्म और सामूहिक जीवन को परिभाषित करने वाली यह मुख्य पंक्ति के समाजशास्त्री ने प्रतिपादित की है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन सी एडवर्ड टायलर ने और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम ने। धर्म केवल एक भ्रम नहीं है, स्वयं समाज ही है जो अपनी पूजा करता है। किसने कहा है? तो ये जो कोटेशन है इमानुएल दुर्खिम ने दी है। किस पुस्तक में? इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, 1912 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतरक्रिया और आत्म तत्व के संबंध में इस महत्वपूर्ण पंक्ति को किसने बताया है? मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वह नहीं हूं जो आप सोचते हैं, मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। बताइए ये कथन किसका है? ऑप्शन ए जी एच मीड का, ऑप्शन बी चार्ल्स हर्ट कूले का, ऑप्शन सी है इरिंग वॉफमैन का और ऑप्शन डी हर्बर्ट ब्रूमर का। तो ये जो कोटेशन है सी एच कोले की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विचारक ने इस वाक्य के साथ सत्ता की संरचनात्मक प्रकृति को प्रसिद्ध रूप से पुनर्परिभाषा दी है? सत्ता कोई संस्था नहीं है, ना कोई संरचना है या वह नाम है जो किसी जटिल रणनीतिक स्थिति को दिया जाता है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने कहा है, ऑप्शन बी सी राइट मिल्स ने, ऑप्शन सी मिशेल फूको ने, ऑप्शन डी एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो बताइए पावर की ये कोटेशन किसने दी है? तो ये बात करते हैं मिशेल फूको। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के मुख्य दायरे को परिभाषित करने वाली इस शास्त्रीय एक पंक्ति को किसने प्रतिपादित किया है? समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को व्याख्यात्मक रूप से समझने का विज्ञान है। काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टॉलकर पार्सन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमन और ऑप्शन डी अल्फ्रेड शूट्स। तो इस कथन को दिया था मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जाति और राजनीति के संबंध में या तीखी एक पंक्ति टिप्पणी किसने दी है कि या राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, या जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी एस घुरे, ऑप्शन सी रजनी कोठारी और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो ये कथन है रजनी कोठारी का। ये वोट कॉन्ट्रैक्टर्स की अवधारणा देती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधुनिक सिद्धांतकार ने उत्तर आधुनिकता की एक अदम्य गति को समझाने के लिए इस आकर्षक एक पंक्ति रूपक का उपयोग किया है? आधुनिकता एक जगन्नाथ की तरह है, असीमित शक्ति एक ऐसा इंजन जिसमें हम कुछ हद तक तो चला सकते हैं लेकिन हमें कुचलने की धमकी देता है। ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी जिगमंड बॉमन, ऑप्शन सी उल्रिच बेक और ऑप्शन डी है जॉन बॉडलॉट। तो आधुनिकता को जगन्नाथ किसने कहा है? ये कहा एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, बताइए ये कोटेशन किसकी है? ऑप्शन ए गेटनो मॉस्का, ऑप्शन बी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट मिशेल और ऑप्शन डी है वेल्फ्रेड पैरेटो। तो ये है विल्फ्रेड पैरेटो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक व्यवहार संचार की एक प्रक्रिया में एक अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए सेशे डॉम्ब्रोशो ने, ऑप्शन बी एडविन एच सदरलैंड ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टर ने और ऑप्शन डी है एल्बर्ट कोहन ने। तो ये दिया एडविन एच सदरलैंड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में द कमोडिटी फॉर्म वस्तु रूप के बारे में विस्तार से लिखा है? ऑप्शन ए दास कैपिटल में, ऑप्शन बी द जर्मन आइडियोलॉजी में, ऑप्शन सी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में और ऑप्शन सी है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में। ये सारी ही पुस्तक आपके कार्ल मार्क्स की है। तो बताइए द कमोडिटी फॉर्म की बात किस पुस्तक में इन्होंने की है? तो ये पुस्तक है दास कैपिटल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन अभी भी वैसा ही है जैसा वह था, साथ ही वह वैसा नहीं था जैसा कि वह था। परिवर्तन के संबंध में यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे का, ऑप्शन बी है डी एन मजूमदार का, ऑप्शन सी है डॉक्टर सुधा ताई कलालते का और ऑप्शन डी है जी एस घुरे का।
बताइए, परिवार अभी भी वैसा ही है जैसा वह था, साथ ही वह वैसा नहीं था जैसा कि वह परिवर्तन के संबंध में प्रसिद्ध कथन किसका है? डीएन मजूमदार का है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के मुखर्जी मतलब राधा कमल मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति में विविधताओं की सहनशीलता की भावना मुख्य रूप से किस ग्रंथ से परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र नारीवाद रेडिकल फेमिनिज्म शब्द का तात्पर्य उस नारीवादी आंदोलन से जो मुख्य रूप से किस काल से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए 1967-75 में नागरिक अधिकार और शांति आंदोलन से, ऑप्शन बी 19वीं और 20वीं सदी में महिला मताधिकार आंदोलन से, ऑप्शन सी है 1848 में गुलामी उन्मूलन आंदोलन से और ऑप्शन डी अनुबंध सिद्धांत का काल 1774 से। तो बताइए, उग्र नारीवाद कब विकसित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है 1967 और 1975 के नागरिक अधिकार और शांति आंदोलन से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसीय ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी उत्तर संरचनावादी उत्तर आधुनिकतावादी हैं। दूसरा कथन है उत्तर संरचनावादी ज्ञान मीमांसीय मुद्दों पर जोर देते हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है और ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत या दोनों सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन टू, केवल जो आपका स्टेटमेंट टू है उत्तर संरचनावादी ज्ञान मीमांसीय मुद्दे पर जोर देता है, ये कथन आपका सही है। सभी उत्तर संरचनावादी उत्तर आधुनिकतावादी है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोर्स वेट क्वेश्चन है, आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आंद्रे बेते ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में जनजातियों को जातियों से किस तर्क के आधार पर अलग किया है? ऑप्शन जो वन स्टेटमेंट है, जनजातियां में एक खंडीय सामाजिक संरचना होती है जबकि जातियों में पदानुक्रमित संरचना होती है। ऑप्शन बी जनजातीय पहचान क्षेत्रीय होती है जबकि जाति पहचान मुख्य रूप से अनुष्ठानिक होती है। ऑप्शन थ्री है जनजातीय जाति समुदाय की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक उन्नत होती है और ऑप्शन फोर है भारत में जनजाति और जाति के बीच संबंध की सीमा अक्सर अस्पष्ट और तरल होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कोर्स की बात आंद्रे बेते ने की है। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं नीचे, ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया है केवल एक और दो सही है, ऑप्शन बी ए दिया है एक दो और चार सही है, ऑप्शन सी है दो तीन और चार सही है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव सही है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आपको। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है जनजातियों में एक खंडीय सामाजिक संरचना होती है जबकि जातियों में एक पदानुक्रमित संरचना होती है, इसकी बात आपके आंद्रे बेते ने की है। जनजातीय पहचान क्षेत्रीय होती है जबकि जाति पहचान मुख्य रूप से अनुष्ठानिक होती है, इसकी बात भी आंद्रे बेते करते हैं। देन है भारत में जनजाति और जाति के बीच की सीमा अक्सर अस्पष्ट और तरल होती है, ये भी आंद्रे बेते ने बताया। पर जो स्टेटमेंट थ्री है जनजातीय जाति समुदाय की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक उन्नत होती है, इसकी बात इन्होंने नहीं की है। इसलिए ऑप्शन वन टू और फोर
1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक गतिशीलता शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, या धन और व्यक्ति या परिवारों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी, या एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से समुदाय द्वारा ही कार्रवाई को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन सी है, या शक्ति के मौजूदा वितरण को प्रभावित करने के अभिनेता के प्रयास को संदर्भित करता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, इनमें से सामाजिक गतिशीलता को सर्वोत्तम रूप से कौन सा परिभाषित कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, या धन और व्यक्ति या परिवारों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोट्स बेस्ड है। अनुसंधान पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रतिदर्श मतलब सैंपलिंग डिजाइन की विशेषताएं हैं? ऑप्शन 1 है, इसका परिणाम वास्तव में प्रतिनिधि प्रतिदर्श होना चाहिए। ऑप्शन बी है, या ऐसा होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटी सी प्रतिचयन त्रुटि हो। सी है, या शोध अध्ययन के लिए उपलब्ध धन के संदर्भ में व्यवहार होना चाहिए। और ऑप्शन डी है, या ऐसा होना चाहिए ताकि व्यवस्थित पूर्वाग्रह को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। तो बताइए, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन ए बी सी सही है। ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ए बी सी डी चारों सही है। ऑप्शन सी है ए सी और डी सही है। और ऑप्शन डी है ए बी सी डी सही है। क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपकी जो सारी की सारी स्टेटमेंट है वो सही है। इसका परिणाम वास्तव में प्रतिदर्श होना चाहिए, हाईली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटी सी प्रतिचयन त्रुटि हो, मतलब बहुत कम सैंपलिंग एरर हो। ऑप्शन सी है, या शोध अध्ययन के लिए उपलब्ध धन के संदर्भ में व्यवहार होना चाहिए, मतलब आपके पास जितना फंड है उसी के हिसाब से आपका अध्ययन होना चाहिए। और यह ऐसा होना चाहिए ताकि व्यवस्थित पूर्वाग्रह को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके, मतलब बायस में ना हो। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्थिक सामाजिक रूप से समाजवादी राज्य की विशेषता है? ऑप्शन ए, व्यक्तिवाद। 2 है, कृषि का सामूहिकरण। 3 है, बाजार द्वारा निर्धारित उत्पादों की आवाजाही और विनिमय। ऑप्शन ए 1 2 3 सही है। ऑप्शन बी 1 2 सही है। ऑप्शन सी केवल 2 सही है। और ऑप्शन डी 2 3 सही है। तो बताइए, सामाजिक और आर्थिक रूप से समाजवादी राज्य की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो इसमें जो दूसरी स्टेटमेंट है, कृषि का सामूहिकीकरण, यही सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारंपरिक जनजातीय समाजों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला दिया है आपका, जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से प्रथागत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। दूसरा दिया, जनजातीय विशेष रूप से वन और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तीसरा दिया, जीववाद और टोटमवाद जनजातीय समाजों में आम धार्मिक प्रथाएं हैं। और ऑप्शन 4 है, जनजातीय अर्थव्यवस्थाएं अक्सर शिकार और संग्रहण और झूम खेती पर आधारित होती हैं। कोर्स नीचे दिया है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है 1 3 4 सही है। ऑप्शन बी 1 2 3 सही है। ऑप्शन सी 2 3 4 सही है। और ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। तो बताइए, पारंपरिक जनजातीय समाजों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो इसमें से ये सारी की सारी विशेषताएं क्या है? जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से तथागत कानून द्वारा शासित होते, ये भी सही है। जनजातीय विशेष रूप से वन और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। जीववाद और टोटमवाद जनजातीय समाजों में आम धार्मिक प्रथाएं हैं, ये भी आपका कथन सही है। देन जनजातीय अर्थव्यवस्था अक्सर शिकार संग्रहण और झुंड खेती पर आधारित होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान प्रत्यक्ष, मूल मुक्त और वस्तुनिष्ठ और अनुभाविक होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी व्याख्यात्मकवाद, ऑप्शन सी आलोचनात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी उत्तराधिकतावाद। तो बताइए, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रत्यक्ष और मूल्य मुक्त, वस्तुनिष्ठ, अनुभाविक होना चाहिए, ये किसका मानना था? तो ये संबंधित है प्रत्यक्षवाद से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समस्याएं एवं एक पूंजीवादी ढांचे के भीतर संरचनात्मक अंतर विरोधों, असमानताओं से उत्पन्न होती है, यह विचार किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकारवाद से, ऑप्शन बी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद से और ऑप्शन डी प्रघटना शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से। सामाजिक समस्या एक पूंजीवादी ढांचे के भीतर संरचनात्मक अंतर विरोधों और असमानताओं से उत्पन्न होती है। तो ये स्टेटमेंट संबंधित है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शोधकर्ता एक विस्तारित समय रेखा पर पूरी गहराई से किसी एकल समूह, समुदाय, संस्थान का अध्ययन करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण रूपरेखा, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक रूपरेखा, ऑप्शन सी है एकल अध्ययन केस स्टडी रूपरेखा और ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन रूपरेखा। जब एक शोधकर्ता एक विस्तारित समय रेखा पर पूरी गहराई से किसी एकल समूह, समुदाय और संस्थान का अध्ययन करता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एकल अध्ययन केस स्टडी रूपरेखा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक बुनियादी ग्रंथ किसने लिखा था जिसने पारिवारिक व्यवस्था के संरचनात्मक विश्लेषण में क्रांति ला दी? ऑप्शन ए क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने, ऑप्शन बी ए रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन सी बी मेलिनोव्स्की ने और ऑप्शन डी मर्डॉक ने। तो बताइए, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी औपचारिक परिचालन मैट्रिक्स में कौन सी त्रुटि तब होती है जब एक शोधकर्ता गलती से सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है? ऑप्शन में टाइप 1 एरर कराएगा, ऑप्शन 2 है टाइप 2 एरर, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड एरर और ऑप्शन डी है सैंपलिंग एरर। जब गलती से शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है तो ये टाइप 1 एरर कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक जैविक एकजुटता प्रणालियों में औद्योगिक यांत्रिक विशेषज्ञता की ओर संक्रमण किसका एक मुख्य प्रश्न है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर का, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्कheim का, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स का और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट का। तो ये संबंधित है कथन इमाइल दुर्कheim से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थानीयकृत सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रतिरूप जहां रिश्तेदारी, व्यवसाय और अनुष्ठानिक शुद्धता पीढ़ियों से कठोर रूप से गैर हस्तांतरणीय, आमतौर पर क्या कहा जाता है इसे? ऑप्शन ए वर्ग व्यवस्था, ऑप्शन बी जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी सामंती या स्टेट व्यवस्था और ऑप्शन डी कबीला पदानुक्रम। एक स्थानीयकृत सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रतिरूप जहां रिश्तेदार, व्यवसाय, अनुष्ठानिक शुद्धता पीढ़ियों से कठोर रूप से गैर हस्तांतरणीय है, ये कौन सी व्यवस्था है? ये है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने विश्वास प्रणालियों को अलग करने वाले अंतिम
द्विभाजन के रूप में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा को व्यापक रूप से तैयार किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ने और ऑप्शन डी एडवर्ड टायलर ने। तो इसकी बात करते हैं आपके इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पद्धति जो सक्रिय रूप से उन सक्रिय रूप से सूक्ष्म स्तरीय विधियों को उजागर करने का प्रयास करती है, जिनके माध्यम से सामान्य सदस्य रोजमर्रा की बातचीत को संरेखित करते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी लोक विधि विज्ञान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक भौतिकवाद और ऑप्शन डी नौ प्रकारवाद। तो ये है आपका एथनोमेट्रोलॉजी सॉरी लोक विधि विज्ञान कहलाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अधीनस्थ या पिछड़ा सामाजिक वर्ग ऊपर की ओर गतिशीलता का दावा करने के लिए एक प्रमुख उच्च जाति के रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, विश्वासों और विचारधारा को अपनाता है तो एम एन श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को क्या कहा है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण और ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षीकरण। तो इसे इन्होंने कहा संस्कृतिकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सबसे निचली इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन वन है जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी न्याय पंचायत। तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई। तो ये है आपके ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सज्जनानंद सरस्वती, ऑप्शन सी बाबा रामचंद्र और ऑप्शन डी एनजी रंगा। तो बताइए अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सज्जनानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में किसान आंदोलनों ने अपने अध्ययन में किसने उन्हें पुनर्स्थापनावादी, धार्मिक और सामाजिक डकैती के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए आर देसाई ने, ऑप्शन बी कैथलीन गॉफ ने, ऑप्शन सी डी एन धनावले ने और ऑप्शन डी रणजीत गुहा ने। तो बताइए किसान आंदोलनों को किसने पुनर्स्थापनावादी, धार्मिक और सामाजिक डकैती के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये वर्गीकृत किया है कैथलीन गॉफ ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड का कौन सा सिद्धांत आंख के बदले आंख पर केंद्रित है और मानता है कि अपराधी को किए गए अपराध के अनुपात में कष्ट सहना चाहिए? ऑप्शन ए है निरोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सुधारात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी निवारक सिद्धांत। तो बताइए आंख के बदले आंख की बात किस सिद्धांत में होती है? तो ये संबंधित है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध आमतौर पर किसके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए पहली बार अपराध करने वाले को, ऑप्शन बी कानूनी रूप से निर्दिष्ट आयु आमतौर पर 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को, ऑप्शन सी आदतन अपराधी को और ऑप्शन डी घरेलू परिवेश में महिलाओं को। तो ये संबंधित है ऑप्शन बी कानूनी रूप से निर्दिष्ट आयु आमतौर पर 18 वर्ष से कम व्यक्ति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोशल इकोलॉजी शब्द दिया और तर्क दिया कि पर्यावरणीय समस्याएं सामाजिक और पदानुक्रम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा ने, ऑप्शन बी मुरे बुगची ने, ऑप्शन सी अर्नेस्ट नीस ने और ऑप्शन बी बन्ना शिवा ने। तो बताइए
सोशल इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो सोशल इकोलॉजी का प्रयोग किया था मुरे ब्रुकचिन ने। और डीप इकोलॉजी की बात कौन करते हैं? अर्नेस्ट नीस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मारिया मीज ने, ऑप्शन बी बीना इकबाल ने, ऑप्शन सी वन्ना शिवा ने और ऑप्शन डी डेल ऑम्बेट ने। तो बताइए स्टेइंग अलाइव किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है वन्ना शिवा की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी। बीना अग्रवाल पारिस्थितिकी नारीवाद की आलोचना करती है, किस वैकल्पिक अवधारणा का प्रस्ताव देती है? ऑप्शन ए कट्टरपंथी नारीवाद की, ऑप्शन बी नारीवादी पर्यावरणवाद की, ऑप्शन सी समाजवादी पारिस्थितिकी की और ऑप्शन डी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी नारीवाद से। तो बताइए बीना अग्रवाल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, बताइए। तो ये संबंधित है नारीवादी पर्यावरणवाद से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्त्रीकरण के बीच संबंधों का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए विभेदीकरण हमेशा स्त्रीकरण की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी स्त्रीकरण विभेदित भूमिकाओं की मूल्यांकनात्मक रैंकिंग है, ऑप्शन सी विभेदीकरण लंबवत है जबकि स्त्रीकरण क्षैतिज है और ऑप्शन डी है दोनों पर्यायवाची और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी स्त्रीकरण विभेदित भूमिकाओं की मूल्यांकनात्मक रैंकिंग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति उस समूह के मूल्यों मानकों को अपनाता है जिसका वह सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है लेकिन अभी तक सदस्य नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए व्यस्त समाजीकरण, ऑप्शन बी प्रत्याशित समाजीकरण, ऑप्शन सी पुनः समाजीकरण और ऑप्शन डी प्राथमिक समाजीकरण। बताइए क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्रत्याशित समाजीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियनेशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्लॉनर, ऑप्शन बी हर्बर्ट मार्क्यूस, ऑप्शन सी आंद्रे ग्रोज और ऑप्शन डी सी राइट मिल्स। बताइए ये पुस्तक किसकी है? एलियनेशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री एंड हिज इंडस्ट्री। तो इस पुस्तक को लिखा है रॉबर्ट ब्लॉनर ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने डी स्केलिंग शब्द प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट मार्क्यूस, ऑप्शन बी लर्नर, ऑप्शन सी हैरी ब्रेवन ने और ऑप्शन डी टी वेबलन। तो बताइए डी स्केलिंग शब्द को इनमें से किसने दिया है? तो इस शब्द को दिया गया है आपके हैरी ब्रेवरमैन के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इनकी पुस्तक है लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल, लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल, ये आपके हैरी वेबरमैन की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए ऑगबर्न और निमकॉफ, ऑप्शन बी विंसेंट मिलर, ऑप्शन सी पीटर वॉट्सले और ऑप्शन डी है कार्ल पोलियानी। तो बताइए अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है,
बताइए किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है विंसेंट मिलर के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह विहीन होना सामाजिक बहिष्कार का सबसे निम्न स्वरूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी एजी फ्रैंक, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी हर्बर्ट गेंस। ग्रह विहीन होना सामाजिक बहिष्कार का सबसे निम्न स्वरूप है, ये किसने कहा है? तो ये जो कोटेशन दी गई है वो दी गई है एंथोनी गिडेंस के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जातीय व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? ए है भेदभाव, बी है पदानुक्रम, सी है विविधता, डी है पूर्वाग्रह। ऑप्शन है ए सी डी, ऑप्शन 2 है ए बी सी, ऑप्शन 3 है ए बी डी और ऑप्शन 4 है ए और बी। तो बताइए जातीय व्यवस्था क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपकी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, हायरार्की, पदानुक्रम और पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस। तो ऑप्शन ए, बी और डी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता की विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन 1 है या विश्वास रखता है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन 2 है या अन्य समुदाय की बेहतरी पर जोर देता है। ऑप्शन 3 है सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष संविधान काफी है। और ऑप्शन 4 है या इस विश्वास पर आधारित है कि विभिन्न समुदाय के हित अभिसरण करते हैं। तो बताइए इनमें से सांप्रदायिकता की विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, यह विश्वास रखता है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में नहीं रह सकते। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 है यह मानव स्वायत्तता की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन 2 है यह दावा करता है कि राज, कानून, शिक्षा और धर्म के प्रभुत्व से मुक्त होंगे। ऑप्शन 3 है यह कारण की स्वायत्तता चाहता है और ऑप्शन 4 है यह धर्म विरोधी है। तो बताइए धर्मनिरपेक्षता की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, यह धर्म विरोधी है, ये नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजाति केंद्रवाद किसके विपरीत है? एंथ्रोसेंट्रिज्म आपको बताना है किसके अपोजिट है। ऑप्शन 1 है संस्कृति के, ऑप्शन 2 है समाज के, ऑप्शन 3 है विधि के और ऑप्शन 4 है विश्ववाद के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, कॉस्मोपॉलिटनिज्म और कल्चर रिलेटिविज्म, विश्ववाद। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 साल के एक बच्चे ने अपने चचेरे भाई को चाकू मार दिया है, लड़के के इस कृत्य को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन 1 है अपराध, ऑप्शन 2 है बाल अपराध, ऑप्शन 3 है सफेद पोश अपराध और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7 साल के नीचे के बच्चे के द्वारा कोई भी अपराध किया जाएगा तो वो किसी भी प्रकार के अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण सिद्धांत की धारणा नहीं है? ऑप्शन 1 है आधुनिकीकरण एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 है आधुनिकीकरण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, ऑप्शन 3 है आधुनिकीकरण एक समरूपीकरण प्रक्रिया है और ऑप्शन 4 है आधुनिकीकरण एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा आधुनिकीकरण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो ये एक प्रकार का रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कानून का संचालन जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी धर्म के मामलों के संबंध में किसी कार्यालय का पदाधिकारी एक विशेष धर्म को मानेगा, किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन 1 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ऑप्शन 2 है भारत के संविधान के बाद 3 का उल्लंघन करता है। ऑप्शन 3 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संरक्षित है। और ऑप्शन 4 है अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत संरक्षित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगरीय समासा शिकागो स्कूल के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन 1 है ई बर्गेस, ऑप्शन 2 है लुइस वेब, ऑप्शन सी है डोरिन मैसी और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट इजरा पार्क। तो बताइए शिकागो स्कूल से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3, डोरिन मैसी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? ऑप्शन 1 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 2 है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन 3 स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन 4 है समानता का अधिकार। तो बताइए अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, समानता का अधिकार। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन 1 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ऑप्शन बी निशस्त्रीकरण, ऑप्शन सी धार्मिक मामले और ऑप्शन डी है पर्यावरणीय समस्याएं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण का क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? धार्मिक मामले नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने उत्तर भारत के गांवों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक गांव अनेक गुटों में विभक्त है? ऑप्शन ए है एस सी दुबे, ऑप्शन बी है जी एस घुरे, ऑप्शन सी है आई पी देसाई और ऑप्शन डी है ऑस्कर लेविस। तो ये किसका कहना था? तो ये स्टेटमेंट संबंधित है ऑस्कर लेविस से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है ग्रुप डायनेमिक्स इन अ नॉर्थ इंडियन विलेज, ये आपके ऑस्कर लेविस की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दशकों में भारत में निर्धनता उन्मूलन, विकास, वृद्धि, शिक्षा तक पहुंच और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के क्षेत्र में सिविल सोसाइटी संगठनों, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों की संख्या बढ़ी है? ऑप्शन ए 1950 और 1960 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 और 1980 के दशक में, ऑप्शन सी 1990 और 2000 के दशक में और ऑप्शन डी 2010 और 2020 के दशक में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कब बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 1990 और 2000 के दशक में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी देसाई, आंद्रे वेतई और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू का आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए धार्मिक को, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक को, ऑप्शन सी आर्थिक को और ऑप्शन डी है शैक्षिक को। तो बताइए किससे आरक्षण का आधार बनाना चाहिए? आईपी देसाई, आंद्रे वेतई और उपेंद्र
बख्शी के अनुसार। तो ये होना चाहिए आर्थिक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग किया था किसने? ऑप्शन ए है हेनरी डेविड थोरो ने, ऑप्शन बी गुनार मेडन ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी जेरेमी बेंथम ने। तो बताइए, सिविल डिसओबीडियंस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग किया था हेनरी डेविड थोरो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है इनकी संरचना औपचारिक होती है, ऑप्शन बी ये निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं और ऑप्शन डी ये अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। तो बताइए, दबाव समूह की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है प्रेशर ग्रुप की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, ये प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेते हैं। ये गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। मूक वस्तु विनिमय निम्नलिखित में से किस दो जनजातियों के बीच पाया जाता है? साइलेंट बार्टर सिस्टम। ऑप्शन ए गोंड और टोडा, ऑप्शन बी भील और होम, ऑप्शन सी सेमांग और सेकाई और ऑप्शन डी संथाल और मुंडा। तो बताइए, साइलेंट बार्टर सिस्टम किस जनजातियों के बीच पाया जाता है? साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। साइलेंट बार्टर सिस्टम तो ये पाया जाता है आपके सेमोंग और सेकाई जनजाति में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। क्वेश्चन आप लोग पेपर में आराम से जो आते होंगे उन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है, जो आता है उन्हें ही सॉल्व कीजिएगा। तुक्का फालतू का मत लगाइएगा कि क्वेश्चन आपके आते हुए भी गलत हो जाए। ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप सभी को अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।